प्यारे दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, रीट परीक्षा की दृष्टि से हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर इस वीडियो में 15% हिंदी शिक्षण वीडियो के आज की वीडियो में रहने वाले हैं। और ये जो 15% है वो रीट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। यानी रीट परीक्षा में हिंदी भाषा के कुल 30% आते हैं और इन 3 प्रश्नों में से जो 15% है वो केवल शिक्षण वीडियो से संबंधित होते हैं। आप भाषा फर्स्ट ली है या आपने भाषा सेकंड ली है, ये 15% अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर भाषा जो है वो फर्स्ट ही ली है और सेकंड है वो संस्कृत ली है। तो यहाँ पर भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकंड हो, उसके लिए जो हिंदी शिक्षण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज की वीडियो में इन्हीं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज बताए। यहाँ पर सबसे पहला हम सवाल ले रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाएगा और इस प्रश्न को हम यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, पठित अंश पर प्रश्नों का जो निर्माण है वो कैसे करवाना चाहिए। पठित अंश, अगर आपको कोई एक गद्यांश दे रखा है और वो गद्यांश आपने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा, ये पहला ही आंसर राइट रहेगा। क्यों? बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। अगर बच्चा उस पठित अंश को पढ़कर अगर प्रश्न का निर्माण कर लेता है तो उसमें समझने की जो योग्यता है उसका आकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट रहेगा। दूसरा सवाल लेते हैं, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा ज्यादा बेहतर पद्धति कौन सी है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा ज्यादा बेहतर पद्धति कौन सी है। पहला है शिक्षक के द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। दूसरा है वाक्य प्रयोग के द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। शब्दकोश देखना, बच्चों की व्याख्या करना। तो इसका जो बेहतर जो आंसर है वो ये दूसरा वाला रहेगा कि वाक्य प्रयोग के द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का हमें हमेशा कक्षा में अवसर देना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा? वाक्य प्रयोग के द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट आंसर रहने वाला है ये दूसरा आंसर रहेगा। हम सवाल नंबर 3 लेते हैं। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको नहीं पे ध्यान देना है कि कहानी कथन हो रहा है, उस कहानी कथन का जो उद्देश्य है वो कौन सा पक्ष उसमें शामिल नहीं रहेगा। तो कहानी कथन के अंदर देखो, शब्द भंडार का विकास रहेगा, ये राइट है। कल्पनाशीलता का विकास, ये भी रहेगा। भाषा के लिखित रूप से परिचय, ये भी रहेगा। लेकिन कहानी कथन के अंदर ये दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, तीसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। सृजनात्मकता का विकास जरूरी नहीं है कहानी कथन के उद्देश्यों में। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका पक्ष नहीं होगा। बाकी ये तीन इस कहानी कथन के उद्देश्यों के पक्ष रहने वाले हैं। अगला सवाल है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। किससे अलग करता है? गद्य से अलग करता है। एक गद्य होता है और एक पद्य होता है, ठीक है। तो कविता शिक्षण किस में आता है? पद्य शिक्षण के अंदर आता है। तो कविता शिक्षण में ऐसा कौन सा तत्व है जो उसे गद्य से अलग कर देता है? भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाई या गेयता है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर रहेगा ये होगा डी वाला, गेयता। ये इसे गद्य शिक्षण के क्या करता है? अलग करता है। अगला सवाल है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि एक भाषा का शिक्षक है वो कक्षा में अध्ययन करवा रहा है तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है पूरी। कैसी कक्षा है? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली वो पूरी कक्षा है। तो उसमें भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तनात्मक कौशलों पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का अधिक अवसर देना चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली अगर कक्षा है तो उसमें भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने का अधिक अवसर देना चाहिए। ये भाषा शिक्षक का कर्तव्य होगा कि बच्चों को परस्पर बातचीत करने का अधिक अवसर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो है वो रीट 2025 है, उसकी 27 फरवरी को जो पेपर होगा तब तक हमारे वीडियो आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे आप अपनी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं कि आप कितने % राइट हो रहे हैं और आपने जो कंटेंट विस्तार से किसी बुक से पढ़ा है उसमें से कितना कंटेंट आपका मिल रहा है। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन आप इन प्रश्नों के उत्तर अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम सवाल लेंगे अगला, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसका मुख्य आधार है? पाठ्य पुस्तक का, समाज सांस्कृतिक परिवेश का, शिक्षक के द्वारा अर्थ बताना,
शब्दकोश को देखना। तो भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो मुख्य आधार है वो है समाज और सांस्कृतिक परिवेश का। ये भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे मुख्य प्रश्न होता है। अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? यानी पाठ्य पुस्तक का मतलब है आपकी जो किताब है वो भाषा शिक्षण में सबसे मुख्यतः क्या सहायता करती है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये बी वाला ऑप्शन सबसे राइट रहेगा कि भाषा की विभिन्न छटाएं, अलग अलग तरह की छटाएं प्रस्तुत करती है। ये भाषा शिक्षण में जो बुक का है ये मुख्य सहायता होती है। अगला सवाल है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी जो पाठ होते हैं वो मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? वाक्य संरचना की जानकारी में, अभिनय की कुशलता में, लेखन कौशल का विकास करने में, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ये एकांकी पाठ की मुख्य विशेषता होती है कि इसके अंदर ये संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ विद्यार्थी बोलता है। अगला सवाल है, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। क्या नवाचार नहीं है? सेमिनार का प्रयोग कर, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान। हिंदी शिक्षण में अगर नवाचार है तो जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान है ये नवाचार के अंदर नहीं आता है। सेमिनार का प्रयोग नवाचार में आता है, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग नवाचार में आएगा, खेल खेल में शिक्षा ये भी नवाचार में आएगा। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। अगला सवाल है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? नहीं पूछा इसने, कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक हो, बालक को विचलित करने वाली हो, बालक की रुचि को बढ़ाने वाली हो। श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? तो ये इसका जो सी ऑप्शन है ये कह रहा है कि बालक को विचलित करने वाली हो। तो बालक को विचलित करने वाली नहीं। अगर बालक अगर किसी सामग्री से श्रव्य हो या दृश्य उसे अगर विचलित ही हो जाएगा तो कैसे सीख पाएगा? तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। ये राइट है कि जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता देती हो, सुंदर और आकर्षक हो, बालकों की रुचि बढ़ाने वाली हो। तो ये तीन तो इसमें राइट है, तो तीसरा वाला इसमें गलत रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसे नहीं पूछा है। मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बालकों का उच्चारण शुद्ध और परिमार्जन हो, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बालकों में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये इसमें नहीं रहेगा, यानी ये नहीं रहेगा कि विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, ये नहीं रहेगा। ये मौखिक भाव प्रकाशन का उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य बालकों का उच्चारण शुद्ध और परिमार्जन होना चाहिए, छात्रों की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बी वाला जो है इसके उद्देश्य नहीं रहेगा, तो इसका ऑप्शन ये वाला राइट रहेगा। अगला सवाल है, अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। तो ये सारे सवाल नहीं वाले आ रहे हैं, तो ये ऐसे सवाल आ सकते हैं, आपको छांटने की टेक्निक आनी चाहिए। ये कह रहा है अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है, ये उपागम वाक्यांश से संबंधित नहीं होता है, इसमें शिक्षण पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, इसमें शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। तो अध्यापक केंद्रित जो उपागम है उसकी ये दूसरी वाली विशेषता नहीं होती है कि ये उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। अध्यापक तो व्याख्यान ही करता है। जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो वो सबसे पहला काम उसका व्याख्यान का ही है, तो व्याख्यान क्यों नहीं करेगा? ये इसकी विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ रहेगा कि ये वाक्यांश से संबंधित नहीं होता, तो ये तो गलत है। तो इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल देता है, सही बात है। इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, ये भी बात सही है। इसमें शिक्षक अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है, ये भी बात सही है। तो वाक्यान होता है, वाक्यान से संबंधित होता है, तो ये होना चाहिए। बाकी इसमें गलत लिखा तो ये ऑप्शन गलत रह जाएगा। अगला 43वां सवाल है, नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ क्या होना चाहिए और क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? तो अगर आप शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार करना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ना सिखाना चाहते हैं या अपनी तरीके में बदलाव करना चाहते हैं, यानी नवाचार करना चाह रहे हैं, तो नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ तो नया होना चाहिए और उपयोगी तरीका होना चाहिए। ये आप अपनाते हैं तो शिक्षण बेहतर होगा और ये नवाचार की तरीका भी कहलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, टोली शिक्षण। टोली शिक्षण में क्या होता है? कक्षा को एक ही शिक्षक पढ़ाता है, कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है, बाहर के विशेषज्ञ का सहयोग नहीं लिया जाता है, अनुदेशन पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता है। तो टोली शिक्षण के अंदर क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है
कि कक्षा शिक्षण है ना, कक्षा शिक्षण है ना वो सामूहिक दायित्व होता है। कक्षा शिक्षण का सामूहिक दायित्व होता है टोली शिक्षण के अंदर। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा बी वाला। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, भाषा का कठिनाई स्तर। इसमें महत्वपूर्ण अंतर होगा बी वाला कि भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति। ये इसका महत्वपूर्ण अंतर होगा भाषा अर्जन में और भाषा शिक्षण में। तो आज के वीडियो में हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न पर हमने चर्चा की है और इन 15 प्रश्नों में आपके कितने परसेंट राइट हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि आपकी रीट की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, यानी आप रीट में कितने अंक ला सकते हैं। और रीट में आपको पता है पात्रता हासिल करने के लिए आपको मिनिमम भाई ऐसे क्वेश्चन करना जरूरी है। अगर आप वैसे जनरल कैटेगरी से तो आपको 90 क्वेश्चन करने होंगे, तभी आप इसमें पात्र होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।